हेलो माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें बैंडिट लीडर को दिखाया जाता है जो कि एक वीरान खंडर जैसी जगह पर खड़ा होता है। इसी के साथ वो कहता है, आखिर ये कौन सी जगह है? उस क्रेजी बास्टर्ड ने मेरे साथ क्या ही किया है? तभी वो किसी चीज को महसूस करते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो स्काई में वही डिमोनिक क्रीचर होते हैं जिसे कि देखकर उसकी रूह सुन्न पड़ गई हो। वो डर की वजह से अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। तभी एक एक करके वो सभी मंजर उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं, कैसे उन डिमोनिक क्रीचर ने अटैक किया, उसके बाद हुई वो लड़ाई और मुरिम की हार, लोगों को स्लेव बनाकर दूसरी दुनिया में ले जाना और बहुत सारे क्रूअल एक्सपेरिमेंट, वो डायमेंशन पोर्टल और हड्डियों के पड़े हुए ढेर और लास्ट में डीमन किंग टायरेंट को देखते हैं। ये सभी नज़ारे को अपनी आंखों से देखने के बाद वो बैंडिट लीडर एक जोर की चीख मारता है, जैसे कि इन सभी नज़ारे को महसूस कर उसकी पूरी बॉडी डर से सहम गई हो। तभी वो बैंडिट लीडर एक जोरदार चीख के साथ में अपना सिर पकड़कर वही बैठ जाता है। इसी के साथ हमारा एमसी इल्यूजन मैजिक को ख़त्म कर देता है और वो बैंडिट लीडर बहुत ही ज़्यादा बेबस हालत में वहीं पर बैठा होता है। तभी एमसी कहता है, इस सब को महसूस करके तुम्हें कैसा लगा? ये फ्यूचर है जिसे तुम 10 सालों बाद एक्सपीरियंस करने वाली हो। इसे सुनकर वो बैंडिट लीडर अपने हाथ से एमसी का पैर पकड़कर कहता है, मार डालो मुझे, प्लीज मुझे मार डालो, मुझसे ये और सहन नहीं होता, और रोने लगता है। तभी हमारा एमसी अपने हाथ में तलवार पकड़कर कहता है, ओके समझ गया, लेकिन किसी को तो इन सब का सामना करना पड़ेगा। इतना कहते ही अपनी तलवार चला देता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी और वाइस एकेडमी मास्टर के हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हैरान परेशान होकर कहता है, मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर सकता। तभी हमें उसके सामने एक बड़ी भारी तलवार और खून से भरी हुई बोरी पड़ी दिखती है। तभी हमारा एमसी पीछे से निकलकर आते हुए कहता है, मुझे लगा ही था आप मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। अगर मैं सिर्फ स्वॉर्ड लेकर आता तो इसलिए बोनस में एक एक ह्यूमन का सर भी काट कर लाया हूँ। तो अब बताइए, क्या हम मेरे सीनियर इंस्ट्रक्टर की ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस कर ले? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी को दिखाया जाता है। तभी कोई जोर से टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहता है, ये क्या ही नॉनसेंस है। कुछ दिनों पहले तो बस एकेडमी का एक कचरा था और अब आप उसे सीनियर इंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो। ये होते हैं फिश टेक्निक सीनियर इंस्ट्रक्टर यो वुंजिन। तभी एक और मास्टर बीच में कहता है, इंस्ट्रक्टर ड्यून, क्या उसने सच में डिमोनिक नाइट स्ट्रॉन्गहोल्ड पर रेड की है? और ये मास्टर होते हैं आर्चरी टेक्निक सीनियर इंस्ट्रक्टर यून ब्यूक। इस पर मास्टर ड्यून कहते हैं, मैंने आज सुबह ही ओल्ड सीक्रेट माउंटेन में जाकर देख आया हूँ। वहाँ पर बाकी बैंडिट के साथ में एक एक गुगियों की बॉडी भी पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, पर एक एक गुगियों को छोड़कर बाकी हर एक बैंडिट की गर्दन बस एक ही बार में काट दी गई थी। इस पर वो फीस्ट मास्टर कहता है, ये क्या ही बकवास है। क्या आप कहना चाहते हो शॉर्ट टेक्निक को भी हमसे हाइड करके रख रहा है? तभी मास्टर ड्यूम चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आंखों का कोई धोखा हुआ है? तभी वाइस एकेडमी मास्टर उन दोनों की लड़ाई को बीच में रोकते हुए कहते हैं, बस करो तुम, आपस में लड़ना बंद करो। जिसे कि सुनकर दोनों ही खामोश हो जाते हैं। इसी के साथ वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं इस मैटर के बारे में कितना भी सोचूं, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बना रहा। एक गुमयोम एक पीक रिल्म का मार्शल मास्टर था और ये बात मैंने खुद कन्फर्म की थी जब मैं उससे मिला था। पर साबिगांग के लिए एक रात में उसे ख़त्म करना, और वो भी उसके सभी सबॉर्डिनेट्स के साथ में, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। मैं खुद एक पीक रिल्म का मास्टर होके भी ये चीज़ मेरे लिए भी आसान नहीं है। तो क्या जिन बेग ने उसकी मदद की?
अगर आप भूल गए हो तो मैं बताता चलूँ, जिन बेग वही फिजिशियन मास्टर का नाम है। इसी के साथ वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, नहीं, उस बूढ़े खुसट के पास में इतनी ज़्यादा स्किल नहीं है। लगता है मुझे इसके बारे में और डीपली इन्वेस्टिगेशन करना होगा। तभी वो इंस्ट्रक्टर ड्यूम को आवाज़ देते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी घोस्ट शैडो मैनर के टच में हो? इस पर मास्टर ड्यूम एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ में कहते हैं, हाँ। और तभी हमें घोस्ट शैडो मैनर के बारे में बताया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन मुरिम वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है। वो लोग किसी भी तरह का काम करते हैं जब तक उनको इसके बदले में वैलिड अमाउंट ऑफ मनी मिले। तभी वाइस एकेडमी मास्टर कहते हैं, उनके लिए एक मिशन की रिक्वेस्ट भेजो और इंस्ट्रक्टर साबिगांग के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करने को बोलो। तभी फीस्ट मास्टर टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, क्या आप सच में उसे प्रमोट करने वाले हो वाइस एकेडमी मास्टर? इस पर मास्टर ड्यू एक स्क्रोल को हाथ में दिखाते हुए कहता है, तुम उसके बारे में टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। तभी उस स्क्रोल को अपने हाथ में पकड़कर पढ़ते हुए फीस्ट मास्टर कहते हैं, ये क्या है? ये तो डिसाइपल्स की लिस्ट है जो कि प्रमोशन के बाद उसको दिए जाएंगे। इसी के साथ वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, आपका ये आइडिया तो काफ़ी ब्रिलियंट है, हमें अभी उनके प्लानिंग के बारे में नहीं बताया जाता। तभी वाइस एकेडमी मास्टर कहते हैं, इसके लिए मैंने अपनी पोजीशन का सही तरीके से इस्तेमाल किया है। जिस पे फिस्ट मास्टर हंसते हुए कहता है, लगता है घोस्ट शैडो मैनर के यहाँ पर आने के पहले ही वो अपनी जॉब छोड़कर भाग जाएगा और उनको तलाशी करने का मौका भी ना मिले। इस पर वाइस एकेडमी मास्टर कहते हैं, हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इंस्ट्रक्टर साबिगांग को टीचिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी उसी स्क्रोल को हाथ में पकड़कर खड़ा होता है और इसी के साथ चलकर कहीं पर जाने लगता है और हंसते हुए मन में कहता है, वो सभी बुढ़े कमीने तो सच में इडियट्स निकले। उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा कि मैंने उनसे एक्सपेक्ट किया था। मैं इस जगह पर और इस टाइम पर रिग्रेस हुआ हूँ। इसका भी रीज़न है, एंशियंट इविल गॉड की टाइम रिग्रेशन की पावर को समझने के बाद मैं सालों तक बस इसी चिंता में डूबा रहा कि डीमन इन्वेशन को रोकने के लिए क्या प्रिपरेशंस करूँ। मेरा एनिमी एक बहुत बड़ी आर्मी है जिन्होंने काउंटलेस डायमेंशंस को ऑलरेडी कॉन्कर किया है। सिर्फ एक पर्सन उन सभी के लिए काफ़ी नहीं होगा। आखिर में सबसे बेस्ट यही होगा कि मैं खुद की ही एक आर्मी को रेस करूं, ऐसे वीकलिंग्स नहीं जो मेरे रिग्रेशन के पहले मारे गए, बल्कि एक ऐसी पावरफुल आर्मी जो हर टाइप के मार्शल आर्ट और मैजिक में एक्सपर्ट हो। इतना सोचते सोचते वो अपने डिसाइपल्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो बच्चे भी एमसी को फुल एटीट्यूड में घूरे जा रहे थे। तभी एमसी कहता है, ये सभी फर्स्ट ईयर के वो बच्चे हैं जिनको फर्स्ट ईयर के सबसे हरामी बच्चों का टाइटल दिया गया है। इनमें से कुछ रॉयल फैमिली के बच्चे हैं, कुछ की पर्सनैलिटी खराब है और कुछ ऐसे हैं जिनमें कोई टैलेंट ही नहीं है या फिर उनको निग्लेक्ट किया गया क्योंकि वो प्रेस्टिजियस फैमिली से नहीं आते। मुझे पता नहीं उन कमीने बुड्ढों को ये लगा होगा कि मैं इन बच्चों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा वो दो हीरोज जिन्होंने डीमन इन्वेशन के टाइम पर अपना बेस्ट दिया, उसमें से एक ने इवोल्यूशनरी रिल्म को बस अपनी 20 साल की एज में अचीव कर लिया और मुरियम वर्ल्ड की लास्ट होप बन गया। वो है हेवनली सॉर्ड अलायंस लीडर और दूसरा एक टैलेंटेड आर्चर जो कि स्पेशलाइज असैसिनेशन और पेट्रोलिंग के लिए जाना जाता था और उसने अकेले के दम पर डीमन आर्मी के डीमंस असैसिनेट करके मार डाला। वो है डीमन स्लेइंग डिवाइन आर्चर। वो दोनों भी अभी मेरे सामने खड़े हुए हैं। इसी के साथ एमसी हंसते हुए उन डिसाइपल्स को अपना इंट्रोडक्शन देता है। हेलो, नाइस टू मीट यू। मैं हूँ मास्टर साबिगा और आज से मैं ही आप सभी का इंस्ट्रक्टर हूँ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एकेडमी के ट्रेनिंग हॉल को दिखाया जाता है
जहाँ पर एक लड़का दूसरे डिसाइपल को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है, जिसकी वजह से वो लड़का दर्द में कराते हुए जमीन पर पड़ा दिखाई जाता है। तभी वो मारने वाला लड़का पास आते हुए सीरियस टोन में कहता है, गेट अप, अभी हमारा एक्सटर्नल ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ। तभी हमें उस लड़के का इंट्रोडक्शन बताया जाता है। वो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कमिलिया क्लास और सेकंड सन ड्रैगन स्कॉट एजेंसी का गोक बोयू। और वो जो जमीन पे पड़ा हुआ है वो है फर्स्ट ईयर कमिलिया क्लास स्टूडेंट और यंगेस्ट सन वन स्टार शॉर्ट क्लैन का टैन लीजंग। तभी गोक बोयू गुस्से में कहता है, आखिर क्या गलत है तुम्हारे साथ? अगर कोई और देखेगा तो सोचेगा मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। तुम्हें तो मुझे शुक्रिया करना चाहिए। तुम्हारे जैसे कचरे को मैं अपनी ड्रैगन टाइगर माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट आर्ट को शो कर रहा हूँ। इस पर टैन लीजिंग अपने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे तो बस मेरी फैमिली ने स्वॉर्डमैनशिप सिखाई है। जिसे कि सुनकर वो गोक बोयू जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, कौन सा वन स्टार शॉर्ट प्लेयर? वो शिटी मार्शल आर्ट जिसे कि तुम प्रॉपरली मेरे खिलाफ यूज भी नहीं कर सकते? क्या तुम सच में उससे सीखना चाहते हो? गोक बुयू की इस बात को सुनकर टैन लीजंग जैसे सदमे में चला गया, अपनी मुट्ठी को कसकर फ्लोर में मारता है। जिसे कि ऐसा करता देख गोक बुयू कहता है, अपनी मुट्ठी को क्लिंच करना बंद करो तुम हरामी, अगर नहीं तो क्या तुम फिर से एक ड्यूल करना चाहोगे? उसकी ऐसी बात को सुनकर टैन लीजंग अपना हाथ खोल देता है। तभी कोई दरवाजे से आते हुए कहता है, दैट्स इनफ गोक बुयू, अब बस करो, एग्जाम पीरियड जल्दी ही शुरू होने वाला है, तो फालतू की अननेसेसरी फाइट करना बंद करो। और ये कहने वाला होता है फर्स्ट ईयर कमिलिया क्लास और डिस्ट्रक्टिव शॉर्ट योन क्लैन का सेकंड सन योन वोक्यून। उसकी बातों को सुनकर गोक बुयूक वहां से जाते हुए कहता है, आज तो तुम लकी हो जो ये यहाँ पर आ गया। तभी टैन लीजंग यून वुक्यून को थैंक्स कहता है मदद करने के लिए। जिस पर टैन वुक्यून उसकी ओर देखता है पर उसको कुछ ज्यादा भाव न देते हुए वहां से फुल एटीट्यूड में वहां से निकल कर जाने लगता है। तभी कोई और दरवाजे से अंदर आते हुए कहता है, योन वोक्यून गोक बुयूक टैन लीजिंग डिसाइपल्स, क्या तुम ही हो? जिस पर गोक बुयूक कहता है, हाँ क्या बात है? तभी वो मास्टर उन सभी से कहता है, ये एक सडन रिक्वेस्ट है जिसे वाइस एकेडमी मास्टर ने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा है कि तुम सभी आज से कमिलिया क्लास के डिसाइपल्स नहीं हो। तुम लोगों को एक न्यूली क्रिएटेड क्लास में ट्रांसफर किया जा रहा है। जिस पर गोक बुयूक और बाकी सब शॉक होकर देखने लगते। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जब एमसी डिसाइपल्स को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। तभी एक फीमेल डिसाइपल चिढ़ते हुए कहती है, ये क्या ही हो रहा है? तभी गोक बुयूक पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो। पहले ही सडनली क्लास बदलने की वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ और अब इस नल्ले इंस्ट्रक्टर के अंडर में ट्रेनिंग करनी होगी। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसी शीटी ऑर्डर को मानूंगा? इस पर हमारा एमसी कहता है, तुम जरा अपनी जबान संभाल कर बात करो डिसाइपल गोक बुयूक, तुम अपने हेड इंस्ट्रक्टर से बात कर रहे हो। जिस पे गोक बुयूक कहता है, बाढ़ में जाओ, मुझे नहीं पता तुमने सीनियर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए क्या प्लॉटिंग की, लेकिन मेरा तुम जैसे बास्टर्ड से ट्रेनिंग लेने का कोई इरादा नहीं है, जो कि खुद इंटरनल एनर्जी को अब तक यूज नहीं कर पा रहा था। जिसे कि सुन हमारा एमसी अपने हाथ में माना सर्कल को एक्टिवेट करते हुए ब्लिंक स्किल को यूज करते हुए अचानक से गोक बुयूक के सामने आकर खड़ा होता है और कहता है, एकेडमी रूल आर्टिकल 3 क्लॉज 5। जिसे सुनकर गोक बुयूक को कुछ समझ नहीं आता, वो वहीं पर शॉक खड़ा होता है। तभी एमसी अचानक से गोक बुयूक के पैर पर पैर मारता है, जिससे कि नीचे का फर्श भी टूट जाता है, जिसके कि दर्द की वजह से गोक बुयूक जोर से चिल्लाने लगता है और अपना पैर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। तभी एमसी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर कोई डिसाइपल्स बैड बिहेव करे तो इंस्ट्रक्टर उसके गाइडेंस के लिए उसे पनिश कर सकते हैं। इस बात को सुनकर गोक बुयूक गुस्से में आग बबूला होकर अपनी फिस्ट को इंटरनल एनर्जी से कवर करते हुए अपने ड्रैगन टाइगर माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट टेक्निक को यूज करते हुए
हमारे एमसी पर पंचेस मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उन पंचेस को आसानी से डॉज करते हुए एमसी कहता है, अपने सीनियर मास्टर को गाली देना और वायलेंस का यूज़ करना, वो भी इंटरनल एनर्जी के साथ और बिना परमिशन के। इतना कहते ही वो फ्लैश मूव करते हुए गोक बुयुक के पीछे चला जाता है, जिसे देख गोक बुयुक भी शॉक हो जाता है। तभी हमारा एमसी एक जोरदार घूसा गोक बुयुक के पेट में मार देता है, जिसकी वजह से गोक बुयुक की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तभी एमसी एक और पंच रेडी करते हुए कहता है, तुम्हारी मार्शल आर्ट एबिलिटीज़ तो काफ़ी पथेटिक है। इतना कहने के साथ ही वो बहुत सारे क्विक पंचेस के साथ में गोक बुयुक पर अटैक कर देता है और एक लात घुमाकर उसके पैर पर मारता है, जिसकी वजह से वो उल्टा घूमकर ज़मीन पर धड़ाम से आकर गिरता है। तभी एमसी उसे कहता है, गेट अप, मेरा गाइडेंस अभी ओवर नहीं हुआ। तभी टिन लिंजांग दूर से देखते हुए कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है? ये तो वही गोक बुयुक है जो कि न्यू स्टूडेंट की एक्सटर्नल आर्ट ट्रेनिंग में टॉप लिस्ट में आया था, लेकिन इसको इतनी बुरी तरीके से हारते देख मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तभी गोक बुयुक खड़ा होते हुए एमसी से कहता है, तुम हरामी कमीने कहीं के। वो इतना कह ही पाता है, तभी एमसी एक जोर की लात उसके चेहरे पर मार देता है। इस नज़ारे को देखकर बाकी डिसाइपल्स अपनी जगह पर खड़े डर से कांप रहे होते हैं और गोक बुयुक जमीन पर पड़ा होता है। तभी एमसी गोक बुयुक की तरफ चलते हुए कहता है, फर्स्ट क्लास में ही तुम ये किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें और सबक सिखाना पड़ेगा। और अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेता है। अपने डिसाइपल्स को एजुकेट करना ये इंस्ट्रक्टर का मेन रोल होता है। और गोक बुयुक को एक और पंच मारने जा ही रहा होता है, जिसे देख गोक बुयुक की फट के हाथ में आ गई थी और वो डर की वजह से खुद को डिफेंड करने की कोशिश करने लगा। तभी कोई एमसी का हाथ पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं, योन वोक्यूम होता है। तभी वो एरोगेंट वे में हमारे एमसी से कहता है, अब कुछ ज़्यादा ही कर नहीं रहे इंस्ट्रक्टर साबिगांग? जिस पर एमसी कहता है, अच्छा ये तुम हो, आखिरकार तुमने यहाँ पर आने का डिसाइड कर ही लिया, यंग मास्टर योन वोक्यूम। और इसी के साथ हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है, यही लड़का आगे जाकर फ्यूचर में वो फेमस हेवनली स्वॉर्ड मास्टर बनेगा। इसी के साथ हमें योन वोक्यूम के बारे में बताया जाता है, वो सेकंड सन है डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड योन क्लैन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस फैमिली है पूरे सेंट्रल प्लेन में। बहुत ही यंग एज में क्लैन ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो एक मार्शल आर्ट जीनियस है। यहाँ तक कि जितने भी न्यू डिसाइपल्स है ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी के, उन सभी में इसने सबसे अच्छे स्किल को परफॉर्म किया। उसका टैलेंट कुछ ऐसा है जिसे कि ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी भी संभाल नहीं सकती। उसने फ्यूचर में सिर्फ 20 साल की एज में पूरे हिस्ट्री का यंगेस्ट सुप्रीम मार्शल मास्टर बन गया और टॉप 10 मार्शल मास्टर्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स अलायंस में अपनी जगह बना ली। अगर वो चाहता तो एक सुकून भरी जिंदगी जी सकता था, अगर वो डीमंस अपीयर्ड नहीं हुए होते। डीमन आर्मी के शुरुआती हमलों से ही उसने बैटल्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जल्द ही डीमंस के अटैक में पूरा योन क्लैन खत्म हो गया। क्लैन के बाकी सभी मेंबर्स को ब्रूटली मार दिया गया, लेकिन इन सब की वजह से ना उसने हार मानी और ना ही वो टूटा। उसने पूरे सेंट्रल प्लेन में ट्रैवल किया और डीमंस के खिलाफ काउंटलेस बैटल्स की और सर्वाइवर्स को बचाते हुए उसने अपनी एक इलाइट फोर्स फॉर्म कर दी, जिसमें ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स दोनों सेक्ट के लोग शामिल थे। उस जैसी होपलेस सिचुएशन जहाँ पे हर कोई उनके खिलाफ थे, उसने बाकी बचे हुए मार्शल आर्टिस्ट के साथ मिलकर डीमंस के साथ फाइनल बैटल की। एमसी बात को कंटिन्यू करते हुए बताता है, मुझे आज भी याद है, वो हमेशा बैटलफील्ड में फ्रंट लाइन पर चार्ज करता था और जब भी वो अपनी डैज़लिंग स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज करता था तो ऐसे मैसिव डीमंस जो कि स्काई को भी कवर कर ले, उनको बस एक ही बार में मार डालता। इसमें कोई डाउट नहीं है
वो एक हीरो था और सेंट्रल प्लेन की लास्ट होप भी। तभी हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ योन वो क्यों हमारे एमसी का हाथ पकड़कर खड़ा होता है। इस पर एमसी कहता है, अभी के लिए वो बस एक नोबल फैमिली से आया हुआ घमंडी और बिगड़ेल लड़का है। इसी के साथ एमसी झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है, जिस पर योन वो क्यों कहता है, ये काफ़ी अमेजिंग है इंस्ट्रक्टर साबिका। मैं तो सरप्राइज हो गया। एक ऐसा इंस्ट्रक्टर जो कि अभी तक अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाता था, वो सडनली इतना स्ट्रांग हो गया। ये तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन इस न्यूली एक्वायर्ड पावर के साथ में तुम सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। तभी हमें बोक गोयुक को दिखाया जाता है। वो काफ़ी ज़ख्मी हालत में कहता है, ये कितनी शर्मनाक बात है मेरे लिए। तभी योन बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या ये उन सो कॉल्ड फेटेड इनकाउंटर्स की वजह से है? जिस पर एमसी हंसते हुए कहता है, इस बारे में इतना क्यूरियस क्यों हो? अगर तुम ओबीडियंटली मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो तो शायद मैं तुम्हें भी इसके बारे में बता सकता हूँ। इस पर यून फुल एटीट्यूड में कहता है, नो थैंक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता नहीं तुमने किस तरीके की ट्रिक्स को यूज़ किया है इन सभी मामले में, और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में एकेडमी को फॉर्मल कंप्लेंट करूँगा तुम्हारे डिसाइपल्स के साथ बिहेवियर को लेकर। मुझे तुम जैसे के अंडर में सीखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कि एरोगेंस से भरा हुआ है, और वो भी अपनी लक की वजह से। जिसकी ऐसी बात सुनकर एमसी कुछ सोचने लगता है और वो डिसाइपल्स वहाँ से चलकर जाने लगते। तभी जाते हुए गोबुयुक हमारे एमसी को घूर कर देखता है और वहाँ से पलटकर जाने लगता है। अब ट्रेनिंग ग्राउंड में सिर्फ 2-3 डिसाइपल्स हमारे एमसी के साथ खड़े होते हैं और वो सभी डिसाइपल्स एरोगेंस में देखते हुए वहाँ से चलकर जाने लगते। तभी एमसी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम लोग ऐसे मुंह चला रहे हो जैसे कि मुझसे सीखने के लिए कुछ है ही नहीं। और टैन लीजेंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हो अगर मेरे बस 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये लड़का जो यहाँ पर खड़ा है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि तुम्हें हरा सकता है। एमसी की ऐसी बात को सुनकर टैन लीजिंग की तो हालत खराब हो जाती है। तभी यून वो क्यों अपनी जगह पर रुकते हुए कहता है, अभी क्या कहा? जिस पर एमसी अपनी बात को रिपीट करते हुए कहता है, सिर्फ 1 वीक की ट्रेनिंग और जिसे तुम वीकलिंग और कचरा समझते हो, वो तुम्हें एक कुएं में रह रहे तुम जैसे फ्रॉक्स को हरा देगा। यही मैंने कहा है। तभी टैन लीजिंग डर में सहमे हुए कहता है, इंस्ट्रक्टर, ये आपने क्या कर दिया? क्या आप पागल हो गए हो? वो कुछ और बोल पाता उससे पहले ही एमसी उसका मुंह पकड़कर बंद कर देता है। तभी योन गुस्से में आग बबूला होते हुए कहता है, क्या तुम सच में अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो? जिस पर एमसी हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, और उनको और चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हम इस पर बेट करें? बस 10 दिनों के बाद तुम और ये लड़का एक दूसरे को ऑफिशियल स्पारिंग मैच में फेस करोगे। अगर ये जीत गया तो तुम सभी लोग बिना कुछ बोले मेरे ट्रेनिंग को फॉलो करोगे, और अगर तुम जीते तो तुम जो चाहे वो कर लेना। अगर तुम चाहो तो मुझे अपोलोजाइज करके एकेडमी को छोड़कर जाने को या फिर घुटनों में आकर भीख मांगने को भी कह सकते हो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तभी योन हंसते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मुझे तुमसे चाहिए, लेकिन तुम बेटर प्रिपेयर कर लो मैच के लिए, जो कि आज से ठीक 1 वीक बाद होने वाली है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल कर जाने लगता है। जिसे कि ऐसा बोलकर जाते देख एमसी और टैन लीजिंग दोनों भी अजीब से एक्सप्रेशन के साथ में उसको देख रहे होते। तभी टैन लीजिंग इस सभी को सोचकर जोर की चीख मारता है, जिसे कि शांत करते हुए एमसी कहता है, डैमिट, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, तुम कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो। लेकिन टैन लीजिंग नहीं सुनता
और एमसी को पकड़कर रोनी सी सूरत के साथ कहता है, इंस्ट्रक्टर आपने अभी क्या कर दिया? जिस पर एमसी उसकी वाहवाही करते हुए कहता है, जरा तुम अपनी ओवरवेलमिंग एनर्जी को देखो, तुम शांत हो जाओ और मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन टैन लीजांग एमसी की किसी बात को नहीं सुनता। एमसी की किसी बात को ना सुनते हुए कहता है, आखिर मुझे आपने यून वुक्यूंग से फाइट करने के लिए क्यों बोला? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आखिर मैंने क्या ही किया जो आप मुझसे इस तरीके से पनिश कर रहे हो? तभी एमसी उसको धक्का देते हुए कहता है, मुझे छोड़ो, तुम लिटिल ब्रेथ कही के लगता है आज की क्लास यहीं पर कैंसिल होती। बाकी सभी डिसाइपल्स तुम यहाँ से जा सकते हो। और टैन जंग वहीं पर जमीन पर पड़ा होता है और एमसी उन बच्चों को हाथ से वेव करते हुए कहता है, तुम्हारे नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल तुम सबको कल मिल जाएगा। जिस पर वो डिसाइपल्स जाते हुए कहते हैं, आखिर ये क्या ही बकवास चल रही है। इसी के साथ टैन लीजंग वही फ्लोर पर पड़े हुए पब्लिक स्पार्क के बारे में सोचकर रोए जा रहा था। जिस पर एमसी कहता है, तुम्हें बस जीतना है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम हार जाओगे? जिस पर टैन लीजंग मुंह लटकाते हुए कहता है, जब मेरा एडमिशन के लिए पब्लिक स्पार हुआ था, मैं गोक बुयुक से हार गया था। मेरे कहने का मतलब बहुत बुरी तरीके से हार गया था और उस दिन के बाद वो रोज मुझे परेशान करने लगा। पर क्या तुम्हें पता है, वो मॉन्स्टर गोक बुयुक भी योन वुक्यूंग पर एक अटैक भी लैंड नहीं कर पाया और बहुत बुरी तरीके से हार गया। जिस पर सोचते हुए एमसी कहता है, योन वुक्यूंग वो सच में टैलेंटेड तो है, बिना योन क्लैन के बैक सपोर्ट के भी उसकी मार्शल आर्ट काफ़ी इम्प्रेसिव है। एमसी की ऐसी बात को सुनकर टैन लीजांग चीखते हुए कहता है, अगर आपको पहले से ही पता था तो आप ये सब आखिर क्यों किया? जिस पर एमसी दांत दिखाकर हंसते हुए कहता है, डोंट वरी, तुम उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। और इसी के साथ हमें पता चलता है ये कचरा टैन लीजंग ही वो डीमन स्लेइंग डिवाइन आर्चर है जो कि हमें बताया गया था। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।